वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है डेरिवेटिव एंड एक्सचेंज रेट रिस्क, और साथ में हम पढ़ेंगे हेजिंग की टेक्निक, चाहे वो इंटरनल हो चाहे आपकी एक्सटर्नल हो। आइए पढ़ते हैं। डेरिवेटिव क्या होते हैं? ये एक तरह के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इनके पीछे आपकी कोई ना कोई एसेट्स होती है। एसेट्स का बैक होता है, या सिंगल एसेट हो सकती है या ग्रुप ऑफ एसेट। आइए पढ़ते हैं। डेरिवेटिव आर द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू जी डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करती है? दी अंडरलाइंग एसेट्स, भी किस एसेट के बेस पर, यानी कि डेरिवेटिव का मीन्स होता है मार्जिन के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है। द कॉमनली यूज ऑफ द एसेट, कौन कौन सी एसेट डेरिवेटिव में हम पढ़ते हैं? स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी, कॉमोडिटी या फिर कोई भी मार्केट इंडेक्स वगैरह है। द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट की जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा होती रहती है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। बेसिक प्रिंसिपल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने का मेन मोटिव होता है कि फ्यूचर में आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं किसी के साथ, तो आपको लगता है कि सर फ्यूचर में जब हम अनदर कंट्री के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो एक्सचेंज रेट है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर मान लें कि आप फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं तो हैजिंग टेक्निक का यूज करते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज में जो फ्लक्चुएशन आता है उससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो स्पेकुलेटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होते हैं? फ्यूचर से रिलेटेड आपका कॉन्ट्रैक्ट की एक टेक्निक है। एग्जाम्पल करते हैं। मान लिया कि मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर वो क्या हो सकता है? गोज डाउन, गोज अप, यानी कि बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, जिसके कारण आपको लॉस हो सकता है। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर डिटेल में बोला गया है। नेक्स्ट वन आगे बढ़ेंगे। रीजन बिहाइंड द यूज ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का यूज क्यों बढ़ रहा है आजकल, इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहले आता है सर आर्बिट्रेज एडवांटेज, कि जब हम आर्बिट्रेज क्या होता है? सर आर्बिट्रेजर जो एक मार्केट एक ही प्रोडक्ट को एक ही टाइम पर जब एक मार्केट से कम प्राइस पर खरीद कर दूसरी मार्केट में ज़्यादा प्राइस पर बेचा जाता है, तो वो आपका आर्बिट्रेज की प्रोसेस होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, तो ये आपका यहाँ पर एक मार्केट में बेचता है कम प्राइस पे, दूसरे में हाई पे, कम प्राइस में खरीदता है और हाई पे बेचता है, यानी कि आर्बिट्रेज एडवांटेज मिलती है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। बेनिफिट होता है जब प्राइस में फ्लक्चुएशन हो तब। फिर आता है, यानी कि एक तो सर बेनिफिट उठाने के लिए आर्बिट्रेज की लो रिस्क होता है। आर्बिट्रेज जो एडवांटेज है इसमें रिस्क ना के बराबर ही होता है। जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी, कि मार्केट के अंदर जो प्राइस का फ्लक्चुएशन आता है उससे बचने के लिए भी हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? जैसे आपने आज मान लिया कि एक पर्सन है, उसने अनदर पर्सन से आज कॉन्ट्रैक्ट किया कि 3 महीने बाद में ये एसेट खरीदूंगा बेचूंगा, तो उस टाइम जो फॉरेन करेंसी के अंदर जो चेंज होगा उससे बचने के लिए हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प लेते हैं। फिर आता है स्पार्क सरप्लस फंड, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप डेरिवेटिव मार्केट में लगाकर भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यानी कि अगर सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केट वोलेटिलिटी, ये हैजिंग टेक्निक की बात करता है। और अगर मैं पार्क सरप्लस फंड की बात करूँ तो ये स्पेकुलेटिव टेक्निक के बारे में हमें बताता है। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो वही कि जो आर्बिट्रेज का काम करता है उसको आर्बिट्रेजर बोलते हैं। जैसे विद एन एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, आपको समझ में आ भी जाएगा, और मैंने थोड़ा बोल्ड भी कर रखा था, सिक्योरिटी सेम होती है। मान लिया कि स्टॉक मार्केट में एक शेयर का प्राइस 1000 रुपये है और फ्यूचर मार्केट में उस शेयर का प्राइस 1050 है, तो क्या करेगा आर्बिट्रेजर? स्टॉक मार्केट से तो बाय कर लेगा और फ्यूचर मार्केट में उसको सेल कर देगा, तो उसका जो 50 रुपये का प्रॉफिट है वो आपका आर्बिट्रेज का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन वही है कि लो प्राइस होता है वहाँ पर सिक्योरिटी को खरीदता है और हाई प्राइस होता है वहाँ पर सिक्योरिटी को बेचता है। हैजर की बात करते हैं तो ये रिस्क अवर्स होते हैं, रिस्क अवर्स ट्रेडर, अवर्स का मतलब अवॉइड करने वाले, कि सर ये रिस्क को पसंद नहीं करते। तो इनको लगता है कि सर आज अगर एक पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 3 महीने बाद वो पेमेंट वगैरह करेगा उसकी, तो इनको लगता है कि 3 महीने बाद मेरा पैसा डूब जाएगा, मुझे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन के कारण। ठीक है। तो ये रिस्क से डर कर अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, रिस्क को अवॉइड करने के लिए। और इसी तरीके से जो स्पेकुलेटर होते हैं ये इसके अपोजिट होते हैं, ये रिस्क टेकर होते हैं।
मान लिया कि एग्जाम्पल दिया गया, उसी को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। मान लिया कि आपके पास 100 शेयर है किसी भी कंपनी के, ठीक है, और करंटली उसका प्राइस 120 रुपये है। आपको लगता है कि 3 महीने बाद मैं इसको बेचूंगा, लेकिन आपको लगता है कि 3 महीने बाद इसका प्राइस 120 से कहीं 110 ना हो जाए, तो उसकी गारंटी एक पर्सन लेगा। मान लिया कि ये पर्सन है ए, हैजर, जिसको लगता है कि 3 महीने बाद कहीं इसका प्राइस गिरकर 110 रुपये ना हो जाए। एक पर्सन है बी, इसको स्पेकुलेटर बोलता हूं मैं, इसको हैजर बोल देती हूँ, ठीक है, कर लेंगे। या ये जो हैजर है इसको डर लगता है 110 ना हो जाए, और जो स्पेकुलेटर ये बोलता चिंता ना कर, तेरे को 120 रुपये से कम नहीं मिलेंगे, ज़्यादा हो तो तेरी मर्जी से बेच लेना, लेकिन अगर कम रेट आ जाए तो मेरे से पैसे ले जाना, बोलते ना गारंटर टाइप में। तो ये रिस्क को अवॉइड करता है हैजर, स्पेकुलेटर रिस्क लेकर बेनिफिट उठाता है। अब अगर सपोज करो अगर 120 से प्राइस 110 हो गया, तो ये जो हैजर है 10 रुपये किससे ले लेगा, स्पेकुलेटर से ले लेगा। अगर 100 मान लेगी 20 से प्राइस 150 हो गया, तो हैजर इसको एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, इसके पास जाएगा ही नहीं। तो सर फिर स्पेकुलेटर को तो लॉस हो गया। तो इस टाइम क्या करता है स्पेकुलेटर, हैजर से क्या ले लेता है, प्रीमियम ले लेता है। तो ये इसकी इनकम होगी। किस चीज़ का प्रीमियम सर, इसने जो रिस्क लिया है, ठीक है। तो स्पेकुलेटर और हैजर वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और फोर्थ इसका जो पार्टिसिपेट, जो आप बोल सकते हो कि इसका जो पार्टिसिपेंट होता है, पहले हमने पढ़ा क्या क्या था सर, आर्बिट्रेजर, मार्केट पार्टिसिपेंट हम पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव मार्केट के आर्बिट्रेजर, फिर हमने पढ़ा हैजर, फिर हम पढ़ लें स्पेकुलेटर, और लास्ट वन आता है जिसके अंदर मार्केट ट्रेडर। मार्केट ट्रेडर लाइक ब्रोकर आप बोल सकते हो। ये जो ब्रोकर होते हैं ये क्या करते हैं, आपसे एक मिनिमम अमाउंट पहले रखते हैं जब आप डेरिवेटिव मार्केट में जाते हो। ये मिनिमम अमाउंट क्यों रखी जाती है कि मान लें कि आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट हो गया तो इस मिनिमम अमाउंट में जोड़ देंगे, लॉस हो गया तो इस मिनिमम अमाउंट से लेस कर लेंगे। विद इन एग्जाम्पल आपको समझाएंगे यहाँ पर। मान लें कि आपके पास 2 लाख रुपए है, तो आप क्या कर सकते हो, 200 शेयर खरीद सकते हो 1000 रुपये के हिसाब से स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में इस 2 लाख से आप 6 लाख खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर स्टॉक मार्केट में तो एक्चुअल में शेयर की परचेज, एक्चुअल एसेट का सेल परचेज करते हैं लाइक शेयर की, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में उसके मार्जिन पर काम किया जाता है। किस पर किया जाता है? उसके मार्जिन पर हम काम करते हैं। तो करीब करीब 3 गुना ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है आपके पास, ठीक है। तो मार्जिन ट्रेडर कौन होते हैं सर? ये ब्रोकर होते हैं। ये मार्केट टू मार्केट बोल सकते हो कि डेली बेसिस पर आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, डेरिवेटिव जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, उससे जो प्रॉफिट लॉस होगा वो आपके इस पैसे से निकालेंगे। फिर आता है टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के चार टाइप दे रखे हैं, ऑप्शन, स्वैप, फ्यूचर और फॉरवर्ड। ये चारों डिटेल में हम पढ़ेंगे। अगर आपको पहले से नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टू द पॉइंट और बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इसको बोल सकते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट क्या होगा? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या दिया गया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन गिव द होल्डर टू द राइट, यानी कि जो ऑप्शन होल्डर होता है, जिसके पास ऑप्शन होता है कि मैं यस करूं या नो करूं, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता। ऑब्लिगेशन क्या नहीं होता? इसमें 2 चीजें याद रखना है आपको। क्या है? ऑब्लिगेशन नहीं होता। यानी कि देखिए, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, वही सेम बात। मान ले कि इसको हम ऑप्शन होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन होल्डर। और इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन राइटर बोल लो, ठीक है। होल्डर को बायर भी बोल देते हैं, राइटर को सेलर भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर होते हैं। तो इस ऑप्शन बायर के पास राइट होता है कि जैसे ये 110 में या फिर 120, जो मैंने अभी समझाया था ऊपर वही वाला पोर्शन है कि सर 120 हो गया, अगर इससे ज़्यादा कम मान लें कि ज़्यादा हो गया 130, तो ये एक्सरसाइज कर लेगा, नहीं होगा तो नहीं कर ले। कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंस इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके विवेक पर डिपेंड करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आप प्रॉपर्टी वाला मान लो, एक किस्म से 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, 2 लाख रुपए आप बयाना दे आए। आपको लगता है सर वो प्रॉपर्टी तो अब उसने सरकार ने इलीगल घोषित कर दी, तो आप अपना बयाना छोड़ देते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 10 लाख की प्रॉपर्टी में सौदा हो गया, अब उसका रेट 20 लाख हो गया, तो आपको 10 ही देनी है। तो वो वाली बात एक टाइप से आप समझ सकते हो, समझने के लिए।
तो ऑप्शन क्या होता है, इसमें ऑप्शन होल्डर को राइट होता है, ना कि ऑब्लिगेशन में तो उत्तरदायित्व तो नहीं है कि वो बाय कर सकता है, यानी बाय करने का मतलब इसको कॉल ऑप्शन बोलेंगे, वो सेल कर सकता है, इसको हम पुट ऑप्शन बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन होल्डर के पास राइट होता है, जब उसको सही लगे वो बाय कर ले और सही ना लगे वो सेल कर ले, लेकिन उस ऑप्शन होल्डर को ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर को एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। और जो ये सेल परचेज का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट को होता है। फिर आता है जी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होता है ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर का, ठीक है, और राइट होता है ऑप्शन होल्डर या ऑप्शन बायर के पास। पर्पज क्या होता है इसका, ऑप्शन आर यूज फॉर स्पेकुलेशन पर्पज के लिए, हैजिंग पर्पज के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए ऑप्शन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऑप्शन ऑफ ए स्टॉक गिव द होल्डर, होल्डर को राइट होता है टू बाय, होल्डर को राइट होता है वो बाय कर सकता है स्टॉक का एक स्पेसिफिक प्राइस पर, ठीक है। कॉल ऑप्शन वाले, कॉल ऑप्शन का मतलब बाय, अभी ऊपर पढ़ के भी आए थे, और पुट ऑप्शन का मतलब होता है सेल। और ये दोनों काम है ना, जो कॉल का है या फिर पुट का है, कॉल मतलब बाय और पुट मतलब सेल, ये दोनों के दोनों राइट होते हैं ऑप्शन बायर के पास, जिसको ऑप्शन होल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर फिर ऑप्शन सेलर का क्या काम है। ऑप्शन सेलर का सिर्फ ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन, कोई राइट नहीं है, और इसके पास सिर्फ राइट है, ठीक है, ऑब्लिगेशन होता है, और साथ में ये प्रीमियम लेता है जी, किससे लेता है, ऑप्शन बायर से, ठीक है। यानी कि ये मान लो ऑप्शन सेलर आपका प्रॉपर्टी डीलर, और ये मान लो कि कस्टमर कोई भी प्रॉपर्टी जो लेने वाला है या ग्राहक, ऐसे आप समझ सकते हो इसको देसी भाषा में, तो इससे आपको क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मार्केट क्या होती है सर, जो ऑप्शन आर ट्रेडेड ऑन द पब्लिक एक्सचेंज या ओटीसी, ओवर द काउंटर, या पब्लिक एक्सचेंज या ओवर द काउंटर, दोनों ऑप्शनों में, दोनों जगह पर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं। प्रीमियम ऑप्शन होल्डर या ऑप्शन बायर पे करता है ऑप्शन सेलर को, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ करेंसी ऑप्शन। करेंसी ऑप्शन के 3 टाइप्स दिए गए हैं। पहला दिया गया है लिस्टेड करेंसी, दूसरा है करेंसी फ्यूचर, और तीसरा है आपका ओटीसी। तो इसलिए सीक्वेंस में मैंने ये लगाया, आपने देखा करेंसी ऑप्शन मार्केट के टाइप को सीक्वेंस में लगाया, क्या, लिस्टेड करेंसी नंबर 1, अब ये करेंसी लास्ट में था तो इससे सेकंड पॉइंट बना दिया, करेंसी फ्यूचर, और फिर आपका ओटीसी, ये सीक्वेंस में लगा दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में भी आसानी हो। लिस्टेड करेंसी, करेंसी फ्यूचर और ओटीसी, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब होता है प्राइवेटली आप डील करते हो, एक पर्सन दूसरे पर्सन से प्राइवेटली डील करता है, ना कि किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्टेड करेंसी। जैसे इसका नाम है, लिस्टेड वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा है। लिस्टेड करेंसी ऑप्शन मार्केट इज फाउंड इन एज द पार्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। नॉर्मली इसका जो करेंसी का साइज और मैच्योरिटी डेट पहले से फिक्स होती है और ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। लॉट मान लो, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं। करेंसी फ्यूचर ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये डेली सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो फ्यूचर ऑप्शन ये डिटेल में आगे हम पढ़ें भी गए। फिर आता ओटीसी। ओटीसी क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग, ओटीसी क्या होता है, क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग होता है कि इसका जो साइज है वो स्टैंडर्ड ना होकर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यानी कि सर लिस्टेड में तो क्या था, स्टैंडर्डाइज होता है, और ओटीसी में अनस्टैंडर्डाइज होता है, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। और लिस्टेड में क्या होता है, नॉर्मली फिक्स होता है सारी चीज़ और ब्रोकर की हेल्प से किया जाता है। और फ्यूचर वाले में डेली सेटलमेंट होती है, M2M बोल सकते हो, मिनिमम अमाउंट वाला जो हम पढ़े थे वो। अब आता टाइप ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर था टाइप ऑफ करेंसी ऑप्शन, क्या था, टाइप ऑफ करेंसी ऑप्शन, और उससे ऊपर था टाइप ऑफ डेरिवेटिव। एक तो था टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इसके 4 आएंगे, ऑप्शन, स्वैप, फॉरवर्ड, फ्यूचर। ऑप्शन के अंदर फिर आगे दे रखे हैं अलग अलग फर्दर पार्ट दे दिए सर। ऑप्शन के अंदर करेंसी ऑप्शन दे दिया, फिर इसके बाद ऑप्शन के बारे में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चार्ट सा बना लेना अपने नोट्स में, जो हैंड रिटन नोट्स आप बनाओगे, शॉर्ट ट्रिक वाला, जिसको बुलेट नोट्स भी बोल सकते हैं, जो लास्ट टाइम पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग।
तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का होता है, एक कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अभी पढ़ के आए थे सर, कॉल का मतलब बाय होता है, पुट का मतलब सेल होता है। बिल्कुल, बायर ऑफ द ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बायर के पास ही राइट होता है। क्या राइट लिया कि सर फ्यूचर में वो क्या करेगा, बाय करेगा। ऑप्शन बायर के पास ही राइट होता है सर फ्यूचर में वो सेल करेगा, बस करेंसी को। ठीक है, अब जब ये ऑप्शन होता है तो ऑप्शन भी दो तरह का, जब कॉल या पुट ऑप्शन है ये फर्दर टू टाइप के होते हैं। अब यूरोपियन होता है, यूरोपियन कंट्री है, ऑन मेच्योरिटी पे ही आप जो डेट लिख दी उसके ऊपर उसी डेट को एक्सरसाइज करोगे उसको, यानी कि सेल करोगे या परचेज करोगे उसी डेट को, तो इसलिए उसका प्राइस क्या होता है, लोअर होता है। क्यों? क्योंकि सर अमेरिकन ऑप्शन एक है जो आप मेच्योरिटी डेट से पहले भी उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा होता है। ये दोनों आपको याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी मगर मोटी बातें ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ऑप्शन टर्मिनोलॉजी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इसमें आपको नहीं पता, तो जनरल नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान भी रहना चाहिए। ऑप्शन बायर को ऑप्शन होल्डर बोलते हैं, इसके पास राइट होता है सेल का भी, सिक्योरिटी का और परचेज बाय का भी। सेल का है तो पुट ऑप्शन बोल देंगे, बाय का है तो कॉल ऑप्शन बोल देंगे। लेकिन ये राइट किसके पास होता है, ऑप्शन होल्डर या ऑप्शन बायर के पास। सेलर के पास सिर्फ ऑब्लिगेशन होता है, राइट नहीं होता। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, और साथ में इसको एक प्रीमियम मिलता है ऑप्शन होल्डर से, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब अगर ऑप्शन बायर ने अपना राइट का यूज किया, देखो राइट का यूज नहीं किया तो इसका ऑब्लिगेशन खत्म, सिर्फ प्रीमियम इसके पास रह जाएगा। अगर राइट का यूज किया तो इसका ऑब्लिगेशन बनता ही बनता, प्रीमियम तो रहेगा रहेगा लेकिन ऑब्लिगेशन भी बन जाएगा। ये अगर सेल करेगा तो इसको खरीदना पड़ेगा, ये अगर बाय करेगा तो इसको बेचना पड़ेगा, सीधी बात यही है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है जी अपने पास एक्सरसाइज प्राइस, इसको स्ट्राइक प्राइस भी बोल देते हैं कि एट विच ऑप्शन आर एक्सरसाइज। ये एक प्राइस होता है जिस पर ऑप्शन को एक्सरसाइज या एग्जीक्यूट किया जाता है। एक आता है इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ये आपने सुना भी होगा पेपर में बहुत बार, इनकी छोटी छोटी टेक्निक्स ही ट्रिक्स ही हैं, वो आती है हर बार। इन द मनी पोजीशन, यहां पर जो बायर होता है, सॉरी एट द मनी पोजीशन, यहां पर बायर चाहे बेचे चाहे ना बेचे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस अभी ऊपर पड़ गया है एक्सरसाइज प्राइस, जिसमें डील की गई है, मतलब 3 महीने बाद, इनके आज डील कर ली कि 3 महीने बाद हम इस पर करेंगे। और ये है रियल में मार्केट का प्राइस, उस दिन मार्केट में क्या प्राइस है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, हो जाएगा। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो एट द मनी पोजीशन होती है। इन द मनी पोजीशन में जो बायर होता है वो फेवरेबल पोजीशन में होता है, स्पॉट रेट उसके फेवरेबल में होती है। ठीक है, स्पॉट रेट फेवरेबल में, इसलिए स्पॉट रेट ज्यादा होगी अगर स्ट्राइक प्राइस से तो उसको कॉल ऑप्शन बोलेंगे, और अगर स्पॉट रेट कम होगी स्ट्राइक प्राइस से तो उसको पुट ऑप्शन बोलेंगे। ये बस वैसे याद रख लेना आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन यहां पर अपने लिए जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो स्पॉट रेट कॉल वाला। अच्छा, अब आ गया सर एक और ऑप्शन अपने पास आता है जी, एक आउट द मनी पोजीशन आती है, बिल्कुल इसकी अपोजिट होती है। बिल्कुल आपको एक याद रख ली है, इन द मनी, आउट द मनी याद करने की जरूरत नहीं, इसकी अपोजिट होती है। यहां पर स्पॉट रेट फेवर में थी बायर के, तो नो डाउट यहां पर स्पॉट रेट फेवर में नहीं होगी बायर की। स्पॉट रेट ज्यादा हो स्ट्राइक रेट से तो कॉल होता है, यानी कि स्पॉट ज्यादा हो स्ट्राइक से तो क्या होगा, कॉल, SPSTC। ठीक है, याद रह जाएगा ना इससे, स्पॉट, स्ट्राइक और PTC लगा लो पंजाबी चैनल। तो P का मतलब यहां पर स्पॉट, और T का मतलब यहां पर स्ट्राइक, और C का मतलब कॉल। बस एक याद रख लेना, स्पॉट रेट जब फेवर में, इन द मनी बोलते हैं, आउट द मनी इसकी अपोजिट है, तो इसको आउट द मनी को आप ऐसे ही पढ़ेंगे जो मैंने बताया। ऑप्शन प्रीमियम, इसको ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन प्राइस के नाम से भी जाना जाता है, जो ऑप्शन बायर या होल्डर ऑप्शन सेलर को देता है और ये वापस नहीं मिलेगा, चाहे वो एक्सरसाइज करे या ना करे। ऑप्शन प्रीमियम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, दो तरीके से। द प्राइस ऑफ ऑप्शन प्रीमियम कंट्रोल्ड बाय द टू फैक्टर, एक इंट्रिंसिक वैल्यू एक टाइम वैल्यू, दोनों चीजों को इंक्लूड करके प्रीमियम की रेट डिसाइड की जाती है, कितना प्रीमियम बनता है जी। अगर मैं बात करूं इंट्रिंसिक वैल्यू की, किस चीज के बारे में बात करते हैं हम, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात करते हैं।
तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज डिफरेंस बिटवीन द कैश मार्केट स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, ये वही फिर इंट्रिंसिक वैल्यू, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव इन द मनी और जीरो, चाहे एट द मनी हो चाहे आउट द मनी हो, उस कंडीशन में ये जीरो हो जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इन द मनी, आउट द मनी या फिर एट द मनी, तीन कंडीशन हम अभी पढ़ के भी आए हैं ऊपर। एट द एसेट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नहीं होती, ये पेपर में पूछा गया था जी कि प्रीमियम प्राइसिंग, जो ऑप्शन प्रीमियम प्राइसिंग डिसाइड करते हैं उसमें टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, तो कौन सी नेगेटिव नहीं होती? सर इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, टाइम वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। कैसे हो सकती है, आइए पढ़ते हैं। टाइम वैल्यू की बात करते हैं। बेसिकली पुट ए प्रीमियम ऑन द टाइम लेफ्ट टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, टाइम कितना टाइम के लिए आपने लिया, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, कितने के लिए। अब टाइम लेफ्ट हम क्या करेंगे इसमें, इफ द टाइम लेफ्ट बिटवीन करंट डेट और एक्सपायरी डेट बोल सकते हो आप इसको, कॉन्ट्रैक्ट ए की का गैप जो है, टाइम गैप वो ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट बी से, तो टाइम ए की टाइम वैल्यू हाई होगी। ठीक है, और जितना टाइम ज़्यादा होगा रिस्क उतना ही कम होगा, जितना टाइम ज़्यादा होगा रिस्क उतना ही कम होगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब अगर हम ऊपर पढ़ के आए थे तो सर इंट्रिंसिक वैल्यू अगर इन द मनी है तो नो डाउट पॉजिटिव रहेगा आंसर, ये पढ़ के आए थे देखिएगा। इन द मनी है तो पॉजिटिव रहेगा, और एट द मनी या आउट द मनी है तो जीरो रहेगा, नेगेटिव नहीं जाता इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी, क्योंकि एसेट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इन द मनी है तो टाइम वैल्यू प्लस में इंट्रिंसिक वैल्यू का टोटल होता है आपका प्रीमियम। इन द मनी है, देखिएगा यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। इन द मनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू निकल जाएगा। अगर मान लिया कि एट द मनी या आउट द मनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो प्लस टाइम वैल्यू, यानी कि सिर्फ टाइम वैल्यू के बेस पर ही आप ऑप्शन प्रीमियम डिसाइड करते हो। कब? जब एट द मनी या आउट द मनी इंट्रिंसिक वैल्यू हो। यही यहाँ पर दिया गया है, जो मैंने बताया वही पढ़ लेना आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर। तो ये ऑप्शन का हमने डिटेल में पढ़ा जी, होप से आपको समझ में आया भी होगा। अब बात करते हैं स्वैप। स्वैप आर द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी टू एक्सचेंज कैश फ्लो या फिर लाइबिलिटी बेस्ड ऑफ द नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफन रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट। यानी कि स्वैप दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो कैश फ्लो और दूसरा इंटरेस्ट रेट या करेंसी या कॉमोडिटी के रिगार्डिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कैश फ्लो और लाइबिलिटी, कैश फ्लो और लाइबिलिटी, ये आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा स्वैप का एग्जाम्पल भी लेके आपको बताएंगे। ओब्लिगेशन की अगर मैं बात करता हूं, बोथ द पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन टू फुलफिल द कैश फ्लो ओब्लिगेशन, इसके अंदर आता है। दूसरा पर्पज स्वैप आर यूजिंग हैजिंग, स्पेकुलेटिव और रीस्ट्रक्चरिंग ओब्लिगेशन। आपको ध्यान हो तो वहां पर ऑप्शन में ये वर्ड नहीं था कि रीस्ट्रक्चरिंग डेब्ट ओब्लिगेशन, ये वर्ड नहीं दे रखा था। हैजिंग स्पेकुलेशन वहां पर दिया गया था और एक रिस्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग था। अगर आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल कराऊं तो आप यहाँ सर देख भी सकते हो ऑप्शन के बारे में क्या क्या था पर्पज इसका, रिस्क मैनेजमेंट, हैजिंग, स्पेकुलेटिंग था। तो ये थोड़ा सी जो वर्डों में थोड़ा थोड़ा सा हेर फेर दे रखा है, यही आपको पढ़ना है और यहीं से ही क्वेश्चन फिर ये पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, इंटरेस्ट रेट स्वैप अलो ए कंपनी टू एक्सचेंज फिक्स। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है? स्वैप का एग्जाम्पल दिया गया है कि सर जब आप फिक्स एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करते हो तो उसके कारण जो रिस्क होता है उसको इंटरेस्ट रेट स्वैप बोलते हैं। मार्केट की बात करता हूं तो स्वैप आर टिपिकली ओवर द काउंटर, ओटीसी पर ये काम करता है। मीनिंग दे आर प्राइवेटली नेगोशिएटिंग बिटवीन द पार्टी रेदर देन द पब्लिक एक्सचेंज। आपको याद हो स्वैप तो है ओटीसी, ओवर द काउंटर, यानी कि प्राइवेटली डील करेंगे ए और बी, किसी पब्लिक एक्सचेंज पे नहीं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपकी ऑप्शन के बारे में, तो ऑप्शन में देखिएगा क्या दे रखा है, आपको याद हो तो ऑप्शन के अंदर मार्केट के वर्कर पब्लिकली
एक्सचेंज या ओटीसी दोनों कोई भी हो सकता है, लेकिन स्वैप में सिर्फ और सिर्फ ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर ट्रेड, प्राइवेटली डील करते हैं, ना कि किसी पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। याद रह जाएगा ना, ये छोटी छोटी बातें थी आपकी। ये हमने पढ़ा स्वैप के बारे में डिटेल से। अब हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड के और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड आर लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वेर इन द होल्डर इज अंडरलाइंग ऑब्लिगेशन। ये देखिएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अनस्टैंडर्डाइज होता है, कस्टमाइज इसको बोल सकते हैं दूसरा नाम, या फिर नॉट ट्रेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड ना हो तो कहाँ होगा सर? ओटीसी में होगा, यानी कि प्राइवेटली होगा। नोट मार्क टू मार्केट, डेली बेसिस पर इसको फॉलो नहीं किया जाता, जो आगे हम पढ़ेंगे। फॉरवर्ड, ये आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रख लेना, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। फॉरवर्ड आर द ओटीसी ट्रेडेड, कस्टमाइज और सेटल्ड एट मैच्योरिटी पर ये सेटल होता है, ना कि डेली बेसिस पे। फॉरवर्ड वाला याद रह जाएगा। फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, जस्ट इसका बिल्कुल अपोजिट आपको बोलना है। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड होता है, और मार्केट टू मार्केट एवरीडे इसको हम ट्रेड पे करते हैं, ना कि सिर्फ मैच्योरिटी को, और मार्केट मूवमेंट के थ्रू होता है। इसके अंदर भी एक लाइन बनाएगी लास्ट वाली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही क्रक्स इसका बोल सकते हो। फ्यूचर आर एक्सचेंज ट्रेडेड, नोट ओटीसी, मतलब नोट ओनली ओटीसी। स्टैंडर्डाइज होता है, और डेली सेटल डेली होता है, वो मैच्योरिटी पे होता था। ठीक है, फिर इन दोनों को थोड़ा सा और एलोबरेट किया गया है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो बार बार इसी को हमने फोकस किया है। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोथ इन्वॉल्व एग्रीमेंट टू बाय एंड सेल एन एसेट एट द फ्यूचर डेट के बारे में बात है, बट डिफर इन टर्म ऑफ द ट्रेडिंग वैल्यू। स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज, सेटलमेंट डेली है या मैच्योरिटी पे है। ठीक है, ट्रेडिंग वेन्यू है, ये वेन्यू का मतलब ओटीसी पे होता है या फिर पब्लिक वाला पे होता है। ठीक है, वाइल इसके बाद दिया गया आगे देखिए, ये हम पढ़ भी चुके हैं कि फॉरवर्ड का कहाँ पर रोल होता है और फ्यूचर का कहाँ पर रोल है। फिर भी इनके अंदर एक कंपैरिजन और करवाया गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ट्रेडिंग वेन्यू जगह कहाँ से? ये तो ओटीसी होता है सर, और ये कोई भी स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड इन दी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे कि आपका स्टॉक एक्सचेंज आप बोल सकते हो। स्टैंडर्डाइज ये कस्टमाइज होता है कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, ये स्टैंडर्डाइज होता है कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी, क्वालिटी और डिलीवरी डेट में चेंज किया जा सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, सभी कस्टमर के लिए एक सा है। सेटलमेंट, इसमें सेटलमेंट मैच्योरिटी पे होगी। देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, पहले फॉरवर्ड के बारे में और फ्यूचर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो पहला दिया गया आपका ये फॉरवर्ड के बारे में, पहला है फॉरवर्ड और फिर है फ्यूचर। आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो फॉरवर्ड, और ये क्या है फ्यूचर, समझने के लिए बस, ताकि आपको याद रहे। कहीं डिफरेंस तो याद है सर, लेकिन ये नहीं पता फॉरवर्ड का फ्यूचर का है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कंप्लेंट करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। पहले हम फॉरवर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, मैच्योरिटी डेट, ये मार्क टू मार्केट मतलब डेली बेसिस पे होता है। काउंटर पार्टी रिस्क, इसमें रिस्क ज़्यादा होगा क्योंकि सिर्फ मैच्योरिटी डेट को होता है, इसमें रिस्क कम होगा क्योंकि डेली बेसिस पे इसकी सेटलमेंट होती है। अब रिस्क ज़्यादा है तो लिक्विडिटी कम, रिस्क कम है तो लिक्विडिटी ज़्यादा, इन दोनों का अपोजिट रिलेशन होता है, ये थोड़ा ध्यान भी रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। फिर फंक्शनिंग ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव मार्केटिंग की फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए डेरिवेटिव मार्केट स्टॉक मार्केट से बिल्कुल डिफर है, आप बोल सकते हो। डेरिवेटिव मार्केट में डिपॉजिट करवाना पड़ता है मार्जिन अमाउंट, और एक्टिव अकाउंट होना चाहिए आपके पास। जब आप स्टॉक का सिलेक्शन करोगे तो बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करोगे अपने बजट के अकॉर्डिंग, और स्टे इन्वेस्टेड टिल एक्सपायरी, एक्सपायरी तक आपको इन्वेस्टमेंट इनके उसके अंदर बना रहना पड़ता है, खासकर अगर हम बात करता हूँ अमेरिकन ऑप्शन के थ्रू। फिर एक नया सा टॉपिक आता है अपना, है तो इससे रिलेटेड ही लेकिन थोड़ा डिफर टॉपिक है, इसको तो आप अलग से पढ़ सकते हो, कि मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क या रिस्क मैनेजमेंट या करेंसी एक्सपोजर आप इसको बोल सकते हो। एक्सपोजर भी रिस्क होता है। तो दो टेक्निक है रिस्क को मैनेजमेंट करने की, भाई हैजिंग टेक्निक या नॉन हैजिंग। नॉन हैजिंग का मतलब होता है भी आप किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते बोला, जैसे मान लीजिए कि आज आपको किसी, मान लीजिए कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया आज कि 3 महीने बाद हम ये डील करेंगे। अब 3 महीने, जैसे ए इंडिया का है और ये यूएस का है, अमेरिका का है,
3 महीने बाद क्या पता 3 महीने बाद करेंसी अप डाउन तो होगी ही होगी 100%। लेकिन ए बोलता है कोई बात नहीं, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता किसी ए बी सी डी के साथ, जो होगा देखा जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन हैजिंग टेक्निक। दूसरा आता है जी हैजिंग टेक्निक। नहीं भाई, फ्यूचर में करेंसी जो है एक्सचेंज अप डाउन होती है, तो उस कंडीशन में क्यों ना हम कॉन्ट्रैक्ट लिया जाए। तो इसके लिए एक फर्म जो है 2 तरह की टेक्निक अपनाती है। एक टेक्निक अपनाती है आपकी इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। आइए पढ़ते हैं हैजिंग के बारे में। हैजिंग इज कॉमन टर्म इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, रेफर टू अवॉइडेंस। हैजिंग का मतलब ये अवॉइड करना होता है रिस्क को। किस किस चीज़ को अवॉइड करती है जी? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को अवॉइड करने के लिए, और कवरिंग ओपन पोजीशन। ये ओपन पोजीशन थी ना, नॉन हैजिंग वाली क्या थी? ओपन पोजीशन, कि जो होगा देखा जाएगा। तो एक तो इस रिस्क को कम करती है, और दूसरा जो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी में रिस्क होता है उसको भी कम करती है। ठीक है। इंटरनल टेक्निक वो होती है जो एक फर्म अपनी लिमिट के अंदर करती है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो इंटरनल टेक्निक कौन कौन सी है हैजिंग की? ये पेपर में आया हुआ था, पूछा गया था कि इंटरनल टेक्निक कौन कौन सी। तो पहला आता है जी आपकी होम करेंसी इन्वॉल्वमेंट। जैसे ए है इंडिया का, बी है अमेरिका का, ये इंडियन जो है, ये अमेरिकन है। इससे क्या बोलते हैं इंडिया वाला कि भाई हम लेन देन करेंगे 2 महीने 3 महीने बाद, लेकिन मेरे इंडियन रुपीज में ही करेंगे। शर्त इसकी क्या है? ये बोल, इसके पास डॉलर है, लेकिन ये क्या बोलता है भाई, राजी कर लेता है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वो रुपए में होगा। सीधी सी बात है भाई, मैं आपको एक चीज़ के 1000 रुपये दूंगा। अब एक्सचेंज रेट चाहे डॉलर उस टाइम कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो इसको बोलते हैं होम करेंसी इनवॉइसिंग। ठीक है। दूसरा आता है जी लीडिंग और लैगिंग। जब अगर पेमेंट टाइमिंग स्ट्रेटजी है एक तरह से, जब आपको लगे वेयर पेमेंट आर अर्लियर मेड, जब आपको पेमेंट करनी हो, जब आप जल्दी पेमेंट करते हो उसको बोलते हैं लीडिंग, और जब पेमेंट करने में डिले करते हो उसको बोलते हैं लैगिंग। ये भी फॉरेन करेंसी के अंदर फ्लक्चुएशन के बेनिफिट उठाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये वर्ड याद रख लेना आप बस। लीडिंग का मतलब होता है अर्ली पेमेंट करना, लैगिंग का मतलब होता है बाद में पेमेंट करना, और अर्ली को हम एक्सेलरेटिंग बोल देते हैं और लेटर को हम डिलेइंग बोल देते हैं। एक आता है नीटिंग और मैचिंग। ये भी दोनों तरह की टेक्निक फॉरेन करेंसी एक्सपोजर या रिस्क को मिनिमाइज करने की है। मीटिंग का मतलब होता है मल्टीपल ट्रांजैक्शन मल्टीपल कंट्रीज से होती है। मान ले कि आप इंडियन कंपनी का जो बिजनेस है वो अमेरिका के अंदर भी है, जापान के अंदर भी है, रूस के अंदर भी है, तो इनसे मल्टीपल कंट्री मल्टीपल ट्रांजैक्शन होती है, इनको नेट कर लो। दूसरा मैचिंग के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो सेम करेंसी का देखा जाता है, कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ उसके रिगार्डिंग। बस ये कीवर्ड है, आपको यही पढ़ने हैं, ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं करना है इनके बारे में। प्राइस वेरिएशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये टेक्निक क्या है? इट रेफर टू एडजस्टिंग प्राइस इन रिस्पॉन्स टू द करेंसी फ्लक्चुएशन, आइदर बाई इंक्रीजिंग प्राइस टू ऑफसेट डिवैल्यूएशन, कि प्राइस बढ़े तो उसको ऑफसेट कर दो डिवैल्यूड करके, या फिर चेंजिंग द करेंसी ऑफ द बिलिंग। ठीक है। तो ये प्राइस वेरिएशन के अंदर आते हैं। जो बोल्ड कर रखे हैं यही कीवर्ड आपको याद करने हैं। एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है? टू ऑप्टिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी एंड मिनिमाइज द रिस्क। प्रॉफिटेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, यानी कि एक प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉफिट का एक लेवल बना के रखने के लिए, और इसको कम करने के लिए किया जाता है। ये इंटरनल टेक्निक थी, पांचों की पांचों आपको याद होनी चाहिए। फिर आता है एक्सटर्नल टेक्निक। एक्सटर्नल टेक्निक को 2 पार्ट में यहाँ पर हमने डिवाइड किए हैं। सर एक्सटर्नल टेक्निक में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो डेरिवेटिव मार्केट के थ्रू चले जाओ या मनी मार्केट हेजिंग के थ्रू जाओ। डेरिवेटिव अभी हम जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ऑप्शन, स्वैप, फिर हमने पढ़ा फॉरवर्ड, फिर हमने पढ़ा फ्यूचर। ठीक है। ये हमने किसके अंदर पढ़ा था? अच्छा जी, फ्यूचर में क्या होता है? स्टैंडर्डाइज है। फॉरवर्ड में क्या है? अनस्टैंडर्डाइज है। बाकी आप याद भी रख सकते हो, ये डेरिवेटिव के थ्रू था। इसके बाद आता है जी सेकंड मनी मार्केट हेजिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डेरिवेटिव वाला कर लोगे ना, देखिए एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन डेरिवेटिव, इन विच फर्म ऑफन रिसीव पेमेंट इन फॉरेन करेंसी एट द फ्यूचर डेट विच इज कोज द कंसर्न द ड्यू टू द चेंज इन दी स्पॉट प्राइस या करंट प्राइस, डेट में कोज देम टू मेक हायर पेमेंट और रिसीव लेस। या तो आप ज़्यादा पेमेंट हो सकती है, आपको मिल सकती है, या कम मिल सकती है। ठीक है। इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के बजाय इसी को कम करने के लिए हम डेरिवेटिव टेक्निक का यूज करते हैं। मनी मार्केट हेजिंग टेक्निक क्या होती है देखिएगा, इन विच फर्म हैज टू अरेंज द ट्रांजैक्शन इन सच ए मैनर ऑन द ड्यू डेट, कि फर्म अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को इस तरीके से मैनेज करेगी ड्यू डेट पर
कि नो कैश आउटफ्लो, कि कैश का कोई भी आउटफ्लो ना हो फॉरेन करेंसी में। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से आप और डिटेल में कर सकते हो। मान लिया कि एक फर्म की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है और वो भी यूएस डॉलर में। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि विद इन 1 ईयर इंडियन कंपनी को अमेरिकन कंपनी को डॉलर देने हैं। तो अब मान लिया कि 3 मंथ की रिगार्डिंग, मान लिया कि 2 मंथ की 2 महीने के बाद इंडियन कंपनी को यूएस कंपनी को पेमेंट करनी है। ठीक है, तो क्या करेगी इंडियन कंपनी यूएस कंपनी को करेगी पेमेंट, सपोज करो $100 की। कितनी करेगी? $100 की। अब $1 कितने? 80 रुपए के बराबर है। ठीक है, ये रेट कम भी हो सकता है फ्यूचर में सर 2 महीने बाद $1.78 भी हो जाए या $1.82 भी हो जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। अब इंडियन कंपनी क्या करेगी? अमेरिका में जाकर इन्वेस्टमेंट कर देगी। क्या कर देगी? इन्वेस्टमेंट कर देगी। कितने की? वही $100 की। और कितने महीने के लिए? वही 2 मंथ के लिए। क्योंकि पेमेंट कब करनी है सर? 2 महीने बाद ही करनी है। तो क्या होगा? जैसे ही 2 महीने कंप्लीट हो गए, इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर यहां पर पेमेंट कर देगी। यानी कि फॉरेन में ही इन्वेस्टमेंट की, उसी को बेचकर उस लाइबिलिटी की पेमेंट कर देंगे। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बेचकर फॉरेन लाइबिलिटी की पेमेंट की जाती है, जिससे एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन से बचा जा सकता है। और इसी टेक्निक को बोलते हैं मनी मार्केट हेजिंग। तो ये था जी आपका कंप्लीट टॉपिक। होप सो ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।